पंडित रवि शुक्ला वापस जाओ। दूसरा था ईसा मसीह। 26 दिसंबर 1952 को जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। जनजाति समाज ऐसे हैं वैसे हैं, क्रिमिनल है तो क्या है, ऐसा गलत गलत इतिहास है। जनजाति समाज इस देश का स्वाभिमान है, गौरव है और यहाँ की संस्कृति का संरक्षण। देश को अगर सुरक्षित रखना है तो बॉर्डर को तो ठीक ठाक करना पड़ेगा। नमस्कार सत्येंद्र जी। नमस्कार। पीटीआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी सर, सबसे पहले तो हम आपके संगठन के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और इसके स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था। कल्याण आश्रम की स्थापना के पृष्ठभूमि में हम जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय देश भर में 3 स्थिति थी। एक, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग अपने लोगों को मरते हुए सब देखा, वो दृश्य। दूसरा दृश्य था कि सरकार ने जगह जगह मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, कहीं पर खुशियां मनाई जा रही थी, कंबल मिठाई वितरण होते थे। तीसरा दृश्य था वो मध्य क्षेत्र का जो बरार प्रांत आता है, पंडित रवि शुक्ला जी मुख्यमंत्री थे, वो अपने क्षेत्र में दौरा के लिए गए। जसपुर राजा से भी मिलना था, क्योंकि पटेल जी सभी रियासतों को एक साथ मिला रहे थे, तो उसमें एक जसपुर राजा भी है, उनसे भी मिलना था, अपने क्षेत्र का प्रवास भी करना था। लेकिन कुनकुरी अभी तक एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। वो जैसे ही उस क्षेत्र में आए, उनका विरोध हुआ। 2 नारा लगाया उन्होंने, पंडित रवि शुक्ला वापस जाओ। दूसरा था ईसा मसीह की जय। उनको लगा ये आज़ाद भारत में मुख्यमंत्री का विरोध। नेहरू जी, महात्मा गांधी जी से, पटेल जी से वो आए, दिल्ली में मिले, सारी वस्तुस्थिति उन्होंने रखा। उनको लगा, सरकार को लगा कि उस क्षेत्र में सरकार के द्वारा सेवा का कार्य, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसा कुछ करना चाहिए। इसके लिए कोई स्कीम निकाल करके, विकास योजना लगा करके किसी को काम कार्य में लगाना पड़ेगा। एक रीजनल अफसर ऐसा कुछ नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में चर्च का बहुत सा स्कूल, हॉस्पिटल पूरा फैला हुआ है और पूरा उस क्षेत्र के जनजाति समाज का विश्वास जीत लिया है। यानी वो जो बोलेगा वही होगा, इसलिए उनका एक विरोध। यानी जसपुर से वहाँ की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, लोरो घाट की दूरी 30 किलोमीटर है कुनकुरी से। दोनों तरफ चर्च अनुयायी लोग खड़े होकर के उनका विरोध करने के लिए खड़े हो गए। तो फिर लोग सोचने लगे कि मुख्यमंत्री का इतना विरोध हो रहा है तो कौन काम करने चाहेगा। सरकार के पास तो पूरा शक्ति रहता है, लेकिन काम करने वाला जो अफसर जाएगा कैसे करेगा, इसलिए कौन हो सकता है। तो जब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, उस समय नागपुर में विनोबा भावे हैं, बाला साहब देशपांडे जी जो कल्याण आश्रम के संस्थापक हैं, ऐसे लोग एक ही जेल में थे। उसमें एक अपना वनीकर जी गोरा भी सब थे। तो उनको ध्यान में आया था कि बाला साहब देशपांडे को 1942 में फांसी की सज़ा हुई थी, लेकिन वो दैविक शक्ति जो भी हो, वकीलों ने उनको बचाया। उन्होंने संकल्प लिया, अब जो भी मेरा जीवन है समाज के लिए समर्पित है, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। नागपुर में वकालत करते थे, तो ठक्कर बापा के ही डॉक्टर वनीकर करके सहयोगी, उन्होंने कहा एक व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं, वो बाला साहब देशपांडे जी हैं, लेकिन कौन बात करेगा। तो डॉक्टर वनीकर को जिम्मेदारी दी गई, वो गए, वो तैयार हो गए। अब सरकार की योजना के आधार पर उस क्षेत्र में 10 विद्यालय प्रारंभ करना था, सब सरकारी बजट से। बाला साहब ने कहा कि 10 विद्यालय से कुछ नहीं होगा। तो ठक्कर बापा हैं, वनीकर जी हैं, ऐसे लोगों ने कहा कि आपको जितना है उतना प्रारंभ कीजिए। उन्होंने पूरा ईसाई मिशनरी के क्षेत्र का सर्वे पहले किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने जगह नियुक्त किया, कहाँ कहाँ करना चाहिए। 100 छोटा विद्यालय और 15 बड़ा विद्यालय, ऐसा उन्होंने स्थान चयन कर लिया। बजट भी हो गया, सरकार से मंजूरी हो गई। तो जैसे बाला साहब हिम्मत वाले थे,
उसे पढ़ाने वाला भी हिम्मत वाला चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने जैसा व्यक्ति जो हट्टे कट्टे हो, धोती पहनता हो, माथे में चोटी रखता हो, कट्टर यहाँ सनातनी हो, ऐसे लोग नवयुवकों को उन्होंने चुना और चुन करके उनको ट्रेनिंग दिया। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा स्वयं करना, पुलिस का सहारा नहीं लेना, प्रशासन की सहारा नहीं लेना। हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा करके उन्होंने प्रारंभ किया। 1 साल के बाद ठक्कर बापा वहाँ पर देखने के लिए गए। अब उनका स्वागत भारत माता की जय के साथ हुआ। यानी ये रचना आला साहब ने कैसे उतनी बड़ी शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया 1 साल में, उनके काम का परिणाम है। ऐसा करके सरकार के द्वारा शुरुआत किया हुआ, लेकिन 1952 में चुनाव हुआ। अब उनको अड़चनें आने लगी, उन्होंने त्यागपत्र दिया और 26 दिसंबर 1952 को जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किया। उद्देश्य जनजाति समाज का धर्म, संस्कृति, परंपरा का सुरक्षा संरक्षण करते हुए उनका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन, सब प्रकार का विकास करना, यह उद्देश्य है। इसका एक पृष्ठभूमि है कल्याण आश्रम का। यानी सरकार भी उसमें लगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी लगा, लेकिन अंत में बाला साहब ने समाज की योजना से काम करने के लिए योजना बनाई और परम पूज्य गुरु जी भी उनको सलाह दिए कि अगर समाज में परिवर्तन करना है तो समाज के बलबूते खड़ा होना पड़ेगा। तब जाकर के कल्याण आश्रम का स्थापना हुई। 13 छात्र उसमें थे प्रारंभ में, और 13 छात्र में अभी 2 छात्र बचे हैं, बाकी सब गुजर गए। ऐसा एक शुरुआत हुआ है। आप बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एक तो भगवान बिरसा मुंडा की 150 जयंती है और उन्होंने जनजाति समाज के संस्कृति, परंपरा और विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया और भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। तो इसी के निमित्त पूरे देश के जनजाति समाज दिल्ली में एकत्रित हों और जनजाति समाज का जो स्वाभिमान है, गौरव है, जो सही है, वह समाज के सामने स्थापित हो। यानी अभी तक जो भी जनजाति के बारे में लिखा पढ़ा गया वह अंग्रेज विद्वानों के द्वारा लिखा गया। जैसे वेरियर एल्विन जैसे लोग, ऐसे और लोग भी हैं, उन्होंने सही चित्रण जनजाति समाज का नहीं किया। जनजाति समाज ऐसे हैं, वैसे हैं, क्रिमिनल है तो क्या है, ऐसा गलत गलत इतिहास लिखा। लेकिन जनजातीय समाज का जो सही इतिहास है, जनजातीय समाज इस देश के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया। चाहे रामायण काल की बात हो, महाभारत काल की हो, मुगल काल की हो, अंग्रेज काल की हो, सब जगह जनजातीय समाज के लोगों ने उनके साथ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए टक्कर लिया है। लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किया, गुलामी स्वीकार नहीं किया। ऐसा जनजातीय समाज का स्वाभिमान है। जनजातीय समाज का संस्कृति है, परंपरा है, नृत्य है, लोक जो भी है, वह सब इस देश का गौरव है। इस देश का जो मान मर्यादाएं हैं वह उसमें निहित है, लोक कला वगैरह में। इसलिए पूरे विश्व में, देश में ये समाचार जाए कि जनजातीय समाज इस देश का स्वाभिमान है, गौरव है और यहाँ की संस्कृति का संरक्षक है। इस नाम जैसा है। सर, आपके अनुसार इस कार्यक्रम में करीब 500 जनजाति समुदाय से करीब 1.5 लाख लोग आने वाले हैं, तो आपकी जो संस्था है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, इसको मैनेज करने के लिए कैसे काम कर रही है? क्या क्या कार्यक्रम के लिए कैसे मैनेज किया जा रहा है इसे? दिल्ली का जी देखिए, दिल्ली प्रांत वनवासी प्रांत नहीं है, लेकिन हमारे नगर समितियां हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम करना वास्तव में आसान नहीं है। हम कार्यक्रम करने से हम परिणामकारी बनाना चाहते हैं। हम कोई भी कार्यक्रम करें उसमें परिणाम निकलना चाहिए। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ का जो नगरीय समाज है और जो पूरे देश से वनवासी समाज आ रहे हैं, उसमें ये भाव आना चाहिए कि अतिथि देवो भव। यानी जो जनजाति आ रहे हैं
उनका आतिथ्य संस्कार दिल्ली में बढ़िया से होना चाहिए। इसलिए पूरा यहाँ पर अपने विचार के जो संगठन है, सब लोग इस कार्यक्रम के लिए मदद कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको अच्छी व्यवस्था हो, भोजन पानी अच्छी व्यवस्था हो, यहाँ से जाएं तो उनको लगे, जो हम बोलते हैं ना, वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी हैं। ये जो ध्येय वाक्य है, ये घोष है, इसको पूरे उसके दिल में बैठ जाना चाहिए। और हम बोलते हैं तू मैं एक रक्त, ये भी संदेश लेकर के जनजाति समाज जाए और जैसे पहले से अपने संस्कृति को बचाने में लगे हैं, भविष्य में आने वाले इस वैचारिक युद्ध में वो अभी आगे आए। इसलिए पूरा मेहनत करके ये सब करना पड़ा है, साधारण काम तो नहीं। सब दिल्ली के लोगों ने, सब संगठन के लोगों ने हमारे लिए ये मदद किया है, तब जाकर के एक साकार स्वरूप में आया है। तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, इसका मतलब सोशल मैसेज भी आप देना चाहते हैं, पॉलिटिकल मैसेज भी है सर इसके साथ? पॉलिटिकल मैसेज नहीं है जी, सांस्कृतिक मैसेज है, सामाजिक मैसेज है जी। ये जो जनजाति समाज के बारे में जो धारणाएं बनी हैं देश में, वह धारणा समाप्त हो। ये जो कहते हैं कि भारत की संस्कृति अरण्य संस्कृति है और अरण्य संस्कृति के वाहक हैं जनजाति समाज, इसको लोग देखता नहीं है। जनजाति समाज को अलग थलग ही देखता है। हम इसे एक संदेश देना चाहते हैं कि जनजाति समाज यहाँ का, इस देश का रक्षक है और जनजाति समाज, ये बोलते हैं सनातन हिंदू जो बोलते हैं ना, उससे कम नहीं है जनजाति समाज। आज बोलते हैं कि लोगों को मुख्य धारा में लाना। मुख्य धारा यानी क्या? यानी यहाँ का संस्कृति परंपरा का संरक्षण के साथ आगे बढ़ने वाला वही तो मुख्य धारा है। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो ये करना वो करना, ये मुख्य धारा है क्या? मुख्य धारा तो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, वह मुख्य धारा है जनजाति समाज जी। और मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, भौतिक दौड़ में वह पीछे है। तो ये हम देना चाहते हैं समाज को संदेश, देश के पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं। जनजाति समाज इस देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसा हमारा जनजाति समाज है। ये 150वीं जयंती में ये संदेश पूरा जाए जाना चाहिए। और देखिए, ये जो आ रहे हैं पूरे देश भर से लोग ना जी, इसमें बहुत सकारात्मक नैरेटिव फैलेगा। जो नैरेटिव गलत फैलाया है विरोधी विचार के लोगों ने, इसका एक सकारात्मक यानी नैरेटिव बनेगा कि जनजाति समाज इस देश को क्या आगे बढ़ाने वाला समाज है। जनजाति समाज सामुदायिक जीवन पर चलने वाला समाज है, समूह में रहता है, यानी सामूहिक निर्णय करता है। आजकल परिवार टूट रहा है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा दुनिया भर में। ऐसा हमारा जनजाति समाज है जी। इस दृष्टि से सर, जैसे आपका जो संगठन है और साथ में जुड़े आपके और जो संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे कि जनजाति सुरक्षा मंच है, वो धर्मांतरण को जनजातीय पहचान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानती है। तो इस संदर्भ में आपका संस्थान कैसे क्या काम कर रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, कल्याण आश्रम का काम तो मुख्य रूप से सेवा के नाम पर है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन संस्कार, इस दृष्टि से कल्याण आश्रम काम करती है जी। लेकिन हमारा जो जनजाति समाज काफ़ी धर्मांतरित हुआ, और जहाँ जहाँ धर्मांतरण हुआ है वहाँ पर एक बहुत बड़ा यानी अलगाव का भाव उत्पन्न हुआ है। हमारे अपने ही लोग वो अपने से ही कटते चले, आपस में ही लड़ना शुरू हो गया, यानी एक भेदभाव आपस में ही हो रहा है। एक भाई क्रिश्चियन, एक भाई हिंदू, ऐसा करके आपस में ही वो चल रहा है। हमारे जो बाला साहब देशपांडे हैं, वो अंतिम समय में कहे थे कि हम सेवा के काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय संघर्ष का समय है।
इसीलिए हमको उस दृष्टि से भी कार्यकर्ता खड़ा करना पड़ेगा। और संयोग बना, एक झारखंड के डॉक्टर कार्तिक उरांव कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, सामाजिक और राजनीतिक तो थे, सामाजिक और सांस्कृतिक नेता भी थे। जब वो पार्लियामेंट में चुन करके आए तो उन्होंने संविधान का अध्ययन किया कि जनजाति समाज का जो आरक्षण है वह सही में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन्होंने अध्ययन किया, देश भर में घूमा भी, तो उन्होंने पाया कि इसमें जो धर्मांतरित लोग हैं वो इसका ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। वो धर्म परिवर्तन हो गए हैं, संस्कृति परंपरा का तो मानते नहीं हैं, इसलिए उनको ये क्या कहते हैं, उनको ये आरक्षण वाला जो बात है संविधान में वो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार किया। इसके लिए पार्लियामेंट में उन्होंने बहस भी किया और सरकार ने एक संयुक्त समिति बनाई और संयुक्त समिति वो 17 नवंबर 1969 को उन्होंने पार्लियामेंट में उस समिति के प्रस्ताव को रखा कि जो अपने आदि मत विश्वासों को त्याग करके ईसाई या मुस्लिम बन गया उनको जनजाति आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा करके प्रस्ताव हुआ। फिर नवंबर 1970 में इस पर बहस होना था, लेकिन कुछ प्रधानमंत्री गांधी को चारों तरफ से एक दबाव आने लगा चर्च की तरफ से कि कार्तिक उरांव के द्वारा जो ये प्रस्ताव है ये पार्लियामेंट में पास नहीं होना चाहिए, अगर पास हो गया तो कलिसिया खतरे में चला जाएगा। यानी अभी हम उसके पैसे से जितना हम काम कर रहे हैं, प्रचार तंत्र का हो या कुछ हो, वह सब रुक जाएगा और जो सरकारी नौकरी में आरक्षण के नाम पर हैं वह उसको खो देंगे। इस तरह से बहुत बड़ा दबाव आया। कार्तिक बाबू बहस भी किए हैं काफ़ी, लेकिन ना दिसंबर 1970 में पार्लियामेंट भंग हो गई। इंदिरा गांधी बोली कि इसको आगे देखेंगे, बाद में 81 में दिसंबर में उनकी मौत हो गई। तो वो जो प्रस्ताव था संयुक्त समिति का वो बड़ा अहम था कि सभी समस्याओं का निदान ये प्रस्ताव में छिपा है। यानी 342 में संशोधन, जैसे 341 में है कि जो हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई मुसलमान बन जाते हैं उनको अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिलेगा। ये उस समय अंबेडकर जी, जगजीवन राम जैसे लोगों ने अपने समाज को बचा लिया, धर्मांतर होने से बचाया। लेकिन जनजाति समाज में उस समय कार्तिक बाबू जैसे नेता नहीं थे। एक ही नेता प्रसिद्ध था, वो जयपाल सिंह मुंडा, वो कन्वर्टेड थे, वो चर्च जैसा कहा वहाँ वैसे उन्होंने करने का प्रयास किया और उसमें वो कर दिया कि आदिवासी जाति के आधार पर आरक्षण रहेगा। वो जाति कोई भी धर्म को माने, चाहे ईसाई माने, मुसलमान माने, परंपरा माने या न माने, उसको जनजाति का आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर एक त्रुटि रह गई। तो उसी त्रुटि को दूर करने के लिए कार्तिक बाबू ने आवाज़ उठाया था। तो उसी चीज़ को करके वनवासी कल्याण आश्रम ने 2006 में रायपुर में जनजाति सुरक्षा मंच की स्थापना किया और प्रथम संयोजक हमारे मोरेन सिंह पूर्ति वो बनाए गए। उसमें हमारे लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा जी पद्मश्री जो हैं वो भी उसमें रहे। ऐसे पूरे देश भर से 14 राज्यों के 85 लोगों ने मिल करके वो जनजाति सुरक्षा मंच की कमेटी बनाई। अब उसी के तत्वाधान में ये चल रहा है, क्योंकि धर्मांतरण तो इस देश के लिए खतरा है। जी सर, धर्मांतरण की जो समस्या आप बता रहे हैं ये किन किन राज्यों या क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है और इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, धर्मांतरण का कारण अनेकों हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ अपने समाज का भी कुछ न कुछ त्रुटियाँ रही हैं। हमको जो प्रेम देना चाहिए, प्रेम देने का भी कमी है कि देश तो अंग्रेजों का राज्य था, उनको तो तोड़ना ही था। तो वो अपना शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर अनेकों का प्रलोभन है, बाकी है, उसके माध्यम से भी वो करने का प्रयास किया। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था है, उस नीच का ही भाव रहता है, तो उसको प्रेम देने का काम किया। यानी लोभ भी दिया, प्रेम भी दिया, उसके कारण धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण ज़्यादातर तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ
झारखंड में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ऐसे जो कुछ आंध्र में है, तेलंगाना में है, केरला का है, ऐसे जो नॉर्थ ईस्ट सभी राज्यों में है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा है। और झारखंड में तो अलग देश की मांग ही कर दिया था, झारखंड अलग देश, आप झारखंड के बारे में जानते होंगे, बहुत बड़ा वो मांग था। यानी बृहद झारखंड यानी बिहार का भाग, छत्तीसगढ़ का, पश्चिम बंगाल का भाग मिला करके बृहद झारखंड यानी अलग देश, बीच में एक ईसाइयों का देश, ऐसा एक मांग था। यानी भारत को बांटने का ऐसा एक षड्यंत्र था। तो ऐसा एक धर्मांतर का खेल करने के कारण हमारा यानी राज्य क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ, कटने का, यानी एक दूसरे का घोर एक संघर्ष चल रहा है आपस में। जी। ये धर्मांतरण इसीलिए बोलते हैं बहुत बड़ा इस राष्ट्र के लिए खतरा है। जी सर। सर, धर्मांतरण के अलावा जो आपके जो संगठन है वो संस्कृति, भाषा, परंपरा और विरासत को संरक्षित करने के लिए क्या क्या काम कर रहा है सर? वनवासी कल्याण आश्रम 14 आयामों को लेकर काम करती है। एक अपना सेवा श्रेणी है, इसमें शिक्षा, इसमें छोटे स्कूल भी हैं, बड़े स्कूल भी है, कोचिंग भी है, संस्कार केंद्र भी है। उसके माध्यम से हम एक अच्छा संस्कार देना चाहते हैं। फिर छात्रावास चलता है, छात्रावास के माध्यम से हम योग्य नागरिक निर्माण करना चाहते हैं जो आगे चल करके इस देश के बागडोर को संभाले। और छात्रावासों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट में जो एक परिवर्तन आया है, यह हमारे छात्रावास स्कूलों का बहुत बड़ा दिन है। छात्रावास के पढ़े हुए छात्र आज नॉर्थ ईस्ट में नेतृत्व कर रहे हैं। यानी सभी संगठनों में लोग अपना, कोई उसके जिला के प्रमुख हो, कोई प्रांत के प्रमुख है, कोई सरकारी नौकरी में, ऐसा मिल करके नॉर्थ ईस्ट को ऐसे ही छात्र बचा के रखे हैं। कल्याण आश्रम का भी छात्रावास है, संघ विचार परिवार का भी छात्रावास है, ऐसे सब लोग मिल करके उसको करते हैं। फिर अपना स्वास्थ्य का काम है, जगह जगह पर वो मिशनरियाँ स्वास्थ्य के माध्यम से ही बहुत बड़ा काम किया है धर्मांतरण का। कल्याण आश्रम भी स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहा है। हम जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसको भी डेवलप करना चाहते हैं इसके माध्यम से, जो भी है, इसलिए जगह जगह इसके आयोजन होते रहते हैं। फिर इस तरह से है। फिर संगठन श्रेणी है, जागरण श्रेणी है, श्रद्धा जागरण का है, श्रद्धा जागरण केंद्र, यानी गांव घर में जितना भी देव स्थल है, पूजा स्थल है, या उसके पूजा करने वाले लोग हैं, इसका संरक्षण हो। यानी हम कहते हैं ना, हमारी पूजा पद्धति ही संस्कृति है, हम जैसे ही पूजा करते हैं वो हमारी संस्कृति है। इसलिए संस्कृति बचना है तो पूजा पद्धति को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। जनजाति समाज का पूजा पद्धति विभिन्न प्रकार का है, कोई बलि देता है, कोई नहीं देता है, जो जैसा भी है वो वैसा ही करते रहे। ये श्रद्धा जागरण के माध्यम से हम करते हैं, वो काम चलता है। फिर जनजाति हित रक्षा है, सरकार के द्वारा जितना भी कल्याणकारी योजनाएं चलती है वह सही लाभान्वित तक मिले, ये सब अपना काम चलता है। ऐसे करके अपना 14 आयाम में बहुत बड़ा काम चल रहा है फील्ड में। जी सर, जी सर। सर, ये झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आपके संगठन ने चिंता जताया था, ये कितना बड़ा समस्या है सर? बहुत बड़ी समस्या है जी। और ये सिर्फ झारखंड में ही है, सीमित है सर, या और किसी दूसरे राज्यों में भी अब ऐसा देख रहे हैं? अन्य राज्यों में भी, झारखंड में ज़्यादा है। झारखंड में 2011 की जनगणना में, जी, छोटा मोटा नहीं है, 42 लाख लोगों ने अदर रिलीजन लिखा है, अन्य धर्मों में लिखा है। उड़ीसा में भी लगभग 5-6 लाख के आसपास उड़ीसा का है, कुछ छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है। ऐसा देश भर में लगभग 79 लाख लोग अदर रिलीजन लिखे हैं। यानी अदर रिलीजन यानी ईसाई बनने की पहला स्टेप। इसका उदाहरण है सिमडेगा, झारखंड में एक जिला है, आप जानते होंगे। 2001 में जो जनगणना हुई थी वहाँ ORP ज़्यादा था,
लेकिन 2011 की जनगणना जो हुई ORP कम हो गया और हिंदू संख्या कम हुआ, ईसाई जनसंख्या बढ़ गया। ईसाई जनसंख्या कैसे बढ़ा? जो ORP में था वो कन्वर्ट हो गया ईसाई में। इसीलिए ORP यानी ईसाई बनने का पहली सीढ़ी है, यानी ORP के माध्यम से वो लोगों को धर्मांतरित करना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा अभी जो जनगणना चल रही है वो पूरा फैला रहा है कि आदिवासी लोग अपने को हिंदू नहीं लिखे, कोई अपना को सरना लिखे, कोई गोंडी लिखे, कोई भीली लिखे, अपने अपने क्षेत्र में जो है वो लिखे। तो एक बहुत बड़ा ये जनसंख्या पर प्रभाव पड़ने वाला है। जनसंख्या का प्रभाव पड़ेगा तो देश भी घटेगा। तो झारखंड क्षेत्र में ज़्यादा है, अन्य क्षेत्रों में भी ये चल रहा है। जैसे सर अभी आपने सरना कोड की बात करी, तो झारखंड सरकार ने भी इसके लिए पहल किया था। तो ये सरना कोड के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? और अब जैसे आपने कहा कि और भी कोड की बात हो रही है कि जनजातीय जो समाज है वो अपने लिए अलग धार्मिक पहचान चाहता है, तो इसको कैसे देखते हैं? जनजातीय लोग धार्मिक पहचान अलग नहीं चाहते हैं, लोग करवाना चाहते हैं। ये सरना धर्म कोड की बात है जी। जब इस देश में तिलेश्वर पी टोपो कार्डिनल थे, वो झारखंड के वो रायडी के बगल का जो है जयरागी ब्लॉक, वहाँ के रहने वाले उरांव जनजाति के क्रिश्चियन बने, फिर बिशप बने, कार्डिनल बने। उन्होंने लोगों को अलग कोड मांग करने के लिए 3 शिष्यों को लगाया। 2 शिष्य राजनीति क्षेत्र में, एक चमरा लिंडा है, दूसरा बंधु तिर्की है, और तीसरा है जो सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में बंधन तिगा है। इसको 90 के बाद, यानी 90 के पहले ऐसा नहीं था, 90 के बाद उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड की मांग व्यापक पैमाने पर चारों तरफ प्रचार करो। ये तीनों लोगों ने प्रचार किया और उसी कोड के नाम पर चमरा लिंडा विधायक बने, बंधु तिर्की विधायक बना, और बंधन तिगा आदिवासियों का धर्म गुरु बन गया। आदिवासियों में धर्म गुरु नहीं होता है, पान पुजारी भगत यही होता है, गुरु नहीं होता है। लेकिन वो धर्म बहने, धर्म ये चर्च का दिया हुआ नाम है। ऐसा करके उन्होंने शुरू किया और आज एक कोड के रूप में स्थापित हो गया है। और लोगों को, चूंकि अधिकांश लोग ईसाई बने हैं आदिवासी से, तो वो उनके नज़दीकी होने के कारण उनके विषयों में आ जाते हैं लोग। इसलिए सरना धर्म कोड की मांग चर्च ने कहा है। जब हेमंत सोरेन की बात बोल रहे हैं, जब गए था चर्च के लोग गया था, बिशप गया था, एक अंडमान का बिशप, दूसरा झारखंड का बिशप, 2 लोग गए थे। और उन्होंने एक पत्र दिया, कलीसिया का पत्र, उन्होंने पूरा लिखा है सरना धर्म कोड चर्च का पुरानी मांग है, ऐसा उन्होंने लिखा जी। अब चर्च के लोगों को क्या जरूरत है सरना धर्म कोड मांग करने की? जो मूल है उनको मांग करना चाहिए। तो सरना धर्म कोड एक षड्यंत्र है, तोड़ने का षड्यंत्र है। इसमें कुछ लोग फंसे हैं। ये चर्च का दिन है, ये हिंदू समाज, आदिवासी समाज का नहीं है। इसको कुछ लोगों को ऐसा बुलवाया जा रहा है, वो कर रहे हैं काम। जगह जगह एजेंट खड़ा किया है, ऐसे 25 से ऊपर NGO खड़ा किया है इसको प्रचार करने के लिए, और सबको पैसा देता है। तो सर जो जनजाति समाज की जो आस्था और परंपरा है, क्या वो हिंदू परंपरा से आप उसको देखते हैं जोड़ के, या क्या ये, या फिर वो अलग पहचान है सर? नहीं, हिंदू परंपरा है। जैसे वेदों में पंचभूत की पूजा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती की पूजा का वर्णन है। वही पूजा तो जनजाति समाज करता है। गांव गांव में धरती की पूजा करता है लोग। इसके पर्व त्योहार, जैसे झारखंड में सरहुल पूजा होता है। अब सरहुल पूजा में क्या है? धरती की पूजा है, सूर्य भगवान की पूजा है। वैसे ही वायु की पूजा है, जल की पूजा करते हैं लोग। यानी वो जनजाति समाज, ये जो जनजाति, ये हिंदू समाज का, सनातन संस्कृति का जो आस्था और विश्वास है, वही जनजाति समाज का है। और वो नाम हिंदू कहे या नहीं कहे, लेकिन आस्था तो वही सनातन का ही है। ये दोनों अलग नहीं है, वही है। अब इसको अलग करने का प्रयास लोगों ने किया है। जनजाति समाज का आस्था और विश्वास
सनातन संस्कृति का आस्था और विश्वास ही है। जी सर। सर, जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य का, शिक्षा का, आजीविका का जो मामला है अभी भी गंभीर बना हुआ है। इसके लिए आपकी जो संस्थान है वो क्या काम कर रही है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो विकास करने की परिकल्पना नगरों से हुई। महात्मा गांधी भी बोलते थे, विनोबा भी बोलते थे कि यहाँ ग्राम विकास का मॉडल खड़ा करना है, गांव विकास का, तो गांवों से आधारित करना पड़ेगा। तो वो नहीं हो पाया, यानी नगर बेस पर ये विकास का मॉडल बना। तो वनवासी कालासन बहुत बड़ा मॉडल खड़ा तो नहीं कर रहा है, हम तो जागरण करते हैं। इसलिए हमारा जो गांव घर में संपदा है उसी को डेवलप करते हुए विकास की योजना बनानी चाहिए और उसी के आधार पर गांव विकसित हो सकता है। इसके लिए बहुत से कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में अपना काम शुरू किया है, अपने कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता। एक महाराष्ट्र में है बारीपाड़ा गांव, वहाँ पर अपने कार्यकर्ता हैं चैतराम पवार, जब भी पद्मश्री हो गए हैं। और देवगिरी प्रांत अपना है, उसके प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। उस गांव में उन्होंने काफ़ी विकास किया है, ग्राम विकास जो कहना चाहिए, एक मॉडल खड़ा किया है। उस गांव में एक भी जमीन बेकार नहीं है, उस गांव में एक भी व्यक्ति बेकार नहीं है, उस गांव में एक भी बीपीएल नहीं है, सब लोग स्वावलंबी हैं। इस रूप में हम एक विकास का मॉडल करना चाहते हैं। बाकी भी कुछ प्रकार उद्योग धंधा लगे, लेकिन ग्राम आधारित धंधा लगना चाहिए, गांव उजड़ना नहीं चाहिए जी। ये चिंतन है कल्याण आश्रम का। विकास होना चाहिए देश का, लेकिन वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। यानी वनों में ही अपना पूजा है, आस्था है, का सब रहता है, तो वह भी बर्बाद नहीं हो और देश का विकास भी हो। ऐसा एक मॉडल खड़ा करना चाहिए। जी सर, जी सर। सर, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर इन्वायरमेंटलिस्ट और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी ने भी इसको बताया था कि ये पर्यावरण के लिए खतरा है और साथ ही साथ वहाँ के जो जनजातीय समाज है उनके लिए भी खतरा है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपका क्या दृष्टिकोण है? नहीं, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, ये लोग सही बोल रहे हैं। पर्यावरण को खतरा तो आएगा ही, वहाँ जनजीवन पर खतरा आएगा। अब लेकिन क्या है, वह जो समुद्री मार्ग है, वो समुद्री मार्ग का सबसे बड़ा एरिया है। देश को अगर सुरक्षित रखना है तो बॉर्डर को तो ठीक ठाक करना पड़ेगा। भारत सरकार का भी उस क्षेत्र का जो अपना जो प्रमुख स्थान ठहरने का होना चाहिए बंदरगाह का, तो श्रीलंका और सिंगापुर का सहारा लेता है। इसलिए सरकार का ये जो प्लानिंग हुआ कि हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा कुछ, यानी अच्छा एक बंदरगाह, इंटरनेशनल स्तर का एक एयरपोर्ट और कुछ थोड़ा सा वहाँ पर बस सकता है ऐसे टाउनशिप, ऐसा करके सरकार भी सोचा है। इसके लिए वो जो आता है न्यूज़ोग्राम में, यानी 72,000 करोड़ से लेकर के 92,000 करोड़ तक का उनका बजट है और 2047 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य है। अब पर्यावरण सुरक्षित रहे तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि उसके लिए 8 कॉरिडोर ऐसा कुछ बनेगा। उस कॉरिडोर के माध्यम से जानवरों को भी खतरा नहीं हो, पेड़ पौधों को भी खतरा नहीं हो, ऐसा एक संरचना करने का प्रयास किया है। लेकिन कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सरकार भी अगर ये कर रही है तो सही में पर्यावरण को संरक्षित करके रखना चाहिए। और सर, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ के जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनकी पुश्तैनी जमीन भी खतरे में आ गई, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, स्वाभाविक है, वो तो जगह तो जाएगा ही, उसमें नहीं जाएगा। तो कैसे बैलेंस कैसे बनाया? बैलेंस तो करना पड़ेगा। वो क्या है कि जो वहाँ के जनजातीय समाज की पुश्तैनी जमीन है, बदले में कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा उसको। सेम वैसी ही चीज तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसी स्तर का उनको आगे बढ़ने के लिए तो देना पड़ेगा। उस क्षेत्र में क्या है ना, कुछ वहाँ का जो जनजातियां हैं, जैसे सैम्पेन है,
सेंटिनल है, जरवा है, ये सब जनजाति है ना बड़ा सेंसिटिव है। वह अभी के सभ्य समाज जैसे लोगों से कम मिलना जुलना चाहते हैं, लेकिन है तो भारत का भिन्न, वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन सरकार योजना बनाई है, जैसे ग्रेट निकोबार परियोजना है, वैसे सरकार की ये भी योजना है, सैम्पेन योजना, जरवा योजना, ऐसा करके सरकार लगा है। कभी प्रवास में जाते हैं तो ऐसा कुछ झलकता है, यानी वह भी बचना चाहिए और सीमा का बॉर्डर है वह भी सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए सरकार को भी चाहिए वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिल करके इस कार्य योजना को गति दे तो अच्छा रहेगा। जी सर, हाल ही में अभी आरएसएस के जो सरकार वहाँ हैं दत्तात्रेय होसबोले जी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ना डायलॉग का एक विंडो हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो डिफेंस है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और पाकिस्तान में भी मतलब पार्टीशन से पहले वहाँ पे जो जनजाति समाज के कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनके साथ क्या आपका कुछ संपर्क है या फिर उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तो पाकिस्तान में जनजाति से अपना काम नहीं है, लेकिन अपना संघ का जो विदेश मंत्रालय है उनका संपर्क रहता है। दत्तात्रेय जी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एरिया भी हमारा ही भाग है। पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र में ऐसा कुछ जनजाति समाज के लोग रहते हैं, पहाड़ी एरिया जो है उधर। तो आज नहीं तो कल मुस्लिम कंट्री भी को अपना इतिहास ध्यान में आएगा, और जब इतिहास में ध्यान आएगा तो वो अपने परंपरा की ओर वापस आएंगे। तो दत्तात्रेय जी का जो ये बोल है ना, ये भविष्य का बहुत बड़ा बोल है। कालांतर में सब लोग मूल की तरफ लौटेंगे। अब वो मूल की तरफ वापस लाना है तो एक विंडो तो खुला रखना ही पड़ेगा ना। हम एकदम बंद कर देंगे तो कट न जाएगा। इसलिए उनका कहना एक सही है, आज नहीं तो कल सबको अपनी वापसी परंपरा की ओर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, थैंक यू वेरी मच।